Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हमारी 25 जुलाई 2020 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो वीडियो का PDF फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें एंड डायरेक्ट लिंक ओपन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एंड वही आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप इसे क्या करेंगे, लाइक ज़रूर करें एंड सभी के साथ आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके करंट अफेयर्स की। एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से जाएं, रेड वाला बटन हो उसे सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसी लग रही है एंड आपका कोई सजेशन हो वो भी आप हमें इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ITUC ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत कामकाजी लोगों के लिए 10 सबसे खराब देशों में से किस स्थान पर है। भाई बहुत ही ख़राब हालत है भारत की, जो कि जितना भी जो काम वगैरह होता है बिल्कुल वर्स्ट कंट्रीज़ में आता है भारत। वर्किंग पीपल की श्रेणी में देखे जाए तो उसमें भी कौन से नंबर पर है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5th नंबर पर है भारत। ठीक है, यानी पूरे वर्स्ट में 5th नंबर पे आता है वर्स्ट कंट्रीज़ की श्रेणी में। सो भारत को जो रेटिंग मिली थी वो 5 रेटिंग मिली थी, जिसके हिसाब से इसका मतलब है 5 रेटिंग का कि भाई अधिकारों की यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। जितने भी जो वर्कर्स होते हैं, जो उनके अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के आधार पर ये जो लिस्ट है वो तैयार की गई थी और भारत वर्स्ट कंट्रीज़ में आता है इसमें। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे इंडिया के लिए। अगर बात करें जो इंडेक्स बनाई गई थी इसमें टोटल कितने देशों को रखा गया था, तो टोटल इसमें 144 देशों को शामिल किया गया था। और भी देश आए थे जो वर्स्ट कंट्रीज़ में थे, जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, तुर्की, कजाकिस्तान। ये सारे देश भी वर्स्ट कंट्रीज़ की कैटेगरीज में ही आते हैं। अब अगर यहाँ पर एक टर्म आया है ITUC, क्या है ये? तो ITUC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जगह है, वहाँ पर ITUC का हेडक्वार्टर है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन जाता है भाई कभी भी। ऐसे फुल फॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई फेडरेशन होती है तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, फर्स्ट ज़्यादा इतना कुछ और कुछ है नहीं इसमें, बस आंसर ध्यान रखना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5th बिल्कुल इसका सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कौन से बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी संधि की है? विच बैंक में कॉर्पोरेट एजेंसी पैक्ट विद LIC? द आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जितनी अपनी नीतियां वगैरह जो बनाई जाती हैं उसको वितरित करने के लिए समझौता किया है। यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो उसके खाताधारक हैं, जो उसके कस्टमर्स हैं, उनको टर्म इंश्योरेंस हो गई, पेंशन पॉलिसी हो गई, चिल्ड्रन प्लान हो गया, ये सारी की सारी जो है वो अपने कस्टमर्स को ये सहायता या फिर आप कह लीजिए ये सुविधा देने की कोशिश कर रहा है LIC के साथ। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है वो LIC पैक्ट अप हुआ है इस टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है राज किरण रॉय। ये जो है वो यूनियन बैंक के वर्तमान में CEO हैं। अब बात करें थोड़ा सा ना भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के बारे में। सो फुल फॉर्म LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की जो स्थापना हुई थी, ओके 1 मिनट, यस, LIC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 1956 को और LIC का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। वर्तमान में LIC को जो चेयरमैन है उनका नाम है MR कुमार।
ठीक है, तो LIC भी क्लियर हो गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्लियर है, बी ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपका लिया है वो डे एंड डेट से लिया है, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एंड जितने इंपॉर्टेंट डेज होंगे जुलाई मंथ के वो हम लास्ट वाले दिन में सबको कंप्लीट कर लेंगे, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 में है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2020 का कब मनाया गया, यानी जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है उसे कब सेलिब्रेट किया गया। द आंसर इज ऑप्शन डी 23 जुलाई को। अब ये 23 जुलाई को क्यों किया गया था, क्योंकि जो पहली बार रेडियो प्रसारित हुआ था वो भी 23 जुलाई को हुआ था, सन था 1927। पहली बार बॉम्बे स्टेशन से जो है वो रेडियो प्रसारण किया गया था, तो उसी के चलते उसी की याद में आप कह लीजिए हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक और बात यहाँ से ध्यान रखना, ऑल इंडिया जो रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो इसका जो पहला प्रसारण किया गया था वो 1930 में किया गया था, और उसके बाद 1956 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी भी कहा जाता है। आपने सुना होगा ना आकाशवाणी बहुत बार। सो 1930 में तो पहली बार इसका प्रसारण हुआ था, और उसके बाद 1956 से इस ऑल इंडिया रेडियो को ही आकाशवाणी भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन में जो पूछा है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2020, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 23 जुलाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा देश ICC पुरुषों के ODI विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ चुकी हूँ, बट मैंने इसको दूसरे तरीके से पूछा था। उसमें पूछा गया था कि जो भाई ICC T20 वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में, इस बार होने वाला था, उसे किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे टाइम पूछा जाएगा तो उसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और जो अब होंगे वो 2023 में होंगे। ठीक है, और अब कहाँ पे होंगे, अब ये भारत में होंगे 2023 में। पहले ये अभी इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कोविड के चलते अभी आपको पता है कि कोई भी मैचेस वगैरह कुछ चीज़ नहीं हो सकते हैं, तो इसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया, और 2023 में अक्टूबर नवंबर के टाइम पे अब कौन इसे होस्ट करेगा, भारत इसे होस्ट करेगा। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट, स्थगित कब तक किया गया है, 2022 तक, और अब होंगे कब, 2023 में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई होंगे कब, अब तो 2023 में होंगे, और कहाँ पे होंगे, तो भारत में होंगे। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना, कोई भी डाउट रखना मत बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया है। सो आंसर है उसका ध्रुवस्तु, मतलब उसका ध्रुवस्तु नाम है। उस एंटी टैंक मिसाइल का जो नाम रखा गया है वो ध्रुवस्तु रखा गया है। DRDO ने जो है वो इसे विकसित किया है, तो ये अपने ही देश में पूरे तरीके से स्वदेशी रूप में बनाया गया है DRDO के द्वारा। और इसका जो सफल परीक्षण किया है ये कहाँ पे हुआ है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछ सकते हैं इसका परीक्षण कहाँ पे हुआ है। तो उड़ीसा में एक जगह है जो कि नाम है उसका चांदीपुर। तो चांदीपुर में जो है वो इसका बिल्कुल सफल परीक्षण किया गया है। तो बिल्कुल जगह का नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना उसका नाम क्या है, उसका नाम है ध्रुवस्तु। तो दोनों क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब DRDO के द्वारा इसे विकसित किया है। इसके अलावा इसके खास बात ये बताऊं कि जो ध्रुवस्तु है, जो मिसाइल है, ये इसको सिस्टम से ही हम मार्क कर सकते हैं। मतलब हवा में आप इसका हमला करोगे, दुश्मनों में हवा में आप इसको हमला कर सकते हो। इसको एक सिस्टम के थ्रू जो है वो आपके लिए गाइड वगैरह जो है वो किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये दुश्मनों के बिल्कुल जो टैंक हैं, जो वाहन है, हर किसी को तबाह करने में बहुत ही सक्षम है ये मिसाइल, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है DRDO के द्वारा। अब DRDO ने बनाया है, सो DRDO के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन का नाम है G सतीश रेड्डी।
सो क्लियर हो गया। जितने भी डिफेंस की रिसर्च वगैरह की जाती है या कोई भी चीज़ को डेवलप किया जाता है, कोई नई मिसाइल बनाई जाती है, तो सारी DRDO के थ्रू जो है वो बनाई जाती है। ये हमारा जो इंडिया है इसका डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है DRDO। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया है? मतलब किस देश ने हासिल किया है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया है। और इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान व्यापार के साथ साथ जो उसके जो औपचारिक संबंध हैं उसको भी वो अच्छा बनाएगा सोवियत गणराज्य के साथ। तुर्कमेनिस्तान जो है वो कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और अफगानिस्तान के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जो विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है। सो क्लियर है। तुर्कमेनिस्तान का वैसे तो इतना नहीं पूछा जाएगा देखिए, बट फिर भी थोड़ी सी इसकी बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो इसकी कैपिटल ध्यान रख लें, अश्कवद इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो मानात है। ठीक है, दो चीज़ बस आप इसका इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी ज़्यादा इससे आपसे नहीं पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तियानवेन 1 लॉन्च किया है? तो किस ग्रह के लिए ये लॉन्च किया गया है? तो मंगल ग्रह के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मंगल यानी मार्स प्लेनेट के लिए इसे लॉन्च किया गया है। पूरा ये सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। और ये जो तियानवेन 1 है इसे कौन से रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्ग मार्च 5 ये रॉकेट का नाम है। इस रॉकेट की मदद से इस मिशन को लॉन्च किया गया है। वेनचांद स्पेशल लॉन्च साइट से इसे अंतरिक्ष यान में छोड़ा गया। और ये क्या काम करेगा? देखिए, इस जो तियानवेन है इसमें एक ऑर्बिटल लैंडर है, एक रोवर है जो पूरा वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है उसका पता लगाएगा और जो जीवन के अगर वहाँ पे कोई संकेत हैं तो उसको पृथ्वी तक पहुँचाएगा कि अगर वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है, कोई ऐसा संकेत हमें मिलता है जिससे वहाँ पे ऐसा पता चल सके जीवन वहाँ पर हो सकता है पॉसिबल, तो वो भी ये चीज़ बताएगा। तो ये तियानवेन पहला उसका जो चीन का ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो है अभियान है, इसका नाम ध्यान रखना, तियानवेन फर्स्ट। सो चीन की बात करते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की करेंसी रेनमिन भी है और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। सो क्लियर, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? द आंसर इज ऑप्शन डी, सोनू सूद। आप जानते ही सोनू सूद को, ये एक एक्टर है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के। इन्होंने जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए जो रोज़गार के अवसर हैं उनको मुहैया कराने के लिए जो प्रवासी रोज़गार ऐप है इसे लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, इस ऐप को शुरू करने का पर्पज़ वही है कि जितने प्रवासी अपने जो पहले जहाँ पे काम करते थे, देखिए वहाँ से छोड़ के वापस आ गए, उनके पास कोई काम नहीं है, कोविड-19 के चलते उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो उन प्रवासियों को मदद की जाएगी इस ऐप के थ्रू। जो भी उनकी एबिलिटी होगी, जो जितना जो वो काम कर सकते हैं, कोई सा भी वो काम कर सकते हैं, उनको नौकरियां उनके स्किल के हिसाब से उन्हें नौकरियां जो है वो दी जाएगी। ओके, 1 सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ होगा कि प्रवासी रोजगार जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है? तो सोनू सूद के द्वारा उसे लॉन्च किया जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? द आंसर इज अरुण कुमार, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज में। जो अरुण कुमार हैं ये 1985 बैच के भारतीय पुलिस अधिकारी हैं जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। और इसके अलावा जो इन्हें क्या देखिए, इन्हें जुलाई 2020 से लेकर 2022 तक जुलाई के
लिए उपाध्यक्ष नामित किया गया है। उसके बाद जब 2022 कंप्लीट हो जाएगा, यानी जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2024 तक ये सुरक्षा प्लेटफॉर्म के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यानी पहले उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर संभालेंगे 2 साल के लिए, देन उनके बाद इन्हें वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा अगले 2 साल के लिए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की बात करते हैं। इसमें 1922 में 51 देशों के साथ इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसमें जो टोटल देश है वो 194 है। यानी जब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यानी UIC का मुख्यालय जो है वो, मतलब जब इसे स्थापित किया गया था तब इसमें 51 देश थे। जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है यानी इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, तब उसमें 51 देश थे। 1922 में इसे स्थापित किया गया था इंटरनेशनल यूनियन को, लेकिन अब वर्तमान में कितने देश हैं? 194 देश हैं। तो ये मैं बताना चाह रही थी आपको। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो हेडक्वार्टर है, जो रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और जो रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ है यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के जो वर्तमान में महानिर्देशक है उनका नाम है फ्रैंकोइस डेवेने। ये वर्तमान में जो है वो इंडियन यूनियन ऑफ रेलवे के महानिर्देशक हैं। 9th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किसे ब्रिक्स CCI के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू ब्रिक्स CCI? जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी CCI का मतलब क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है वो है साहिल सेठ। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री है, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, जिसमें दुनिया के 5 प्रमुख देश शामिल हैं। अगर मैं आपको ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ब्रिक्स में जो पहले 2000 ब्रिक्स की वैसे शुरुआत जो हुई थी वो ब्रिक के साथ हुई थी, यानी एस फॉर साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा था। पहले 2009 में आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस टाइम पे सिर्फ क्या था? ये ब्रिक था। यानी इसमें कौन कौन से देश थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, सिर्फ 4 देश थे। लेकिन उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि ब्रिक्स संगठन में साउथ अफ्रीका किस सन में जुड़ा। तो ध्यान रखना 2010 में जुड़ा और उसके बाद ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो ब्रिक्स है उसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? ब्रिक्स का जितने उद्योग वगैरह हैं, जो वाणिज्य वगैरह का क्षेत्र है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज़ होता है। तो ब्रिक्स CCI के एडवाइज़र किसे बनाए गए हैं? साहिल सेठ को बनाया गया है। तो क्वेश्चन के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 इज, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? द आंसर इज ऑप्शन सी, IIT रोपण के साथ जो है वो समझौता किया गया है। पंजाब क्षेत्र ने अपने राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो IIT रोपण में पंजाब राज्य की 5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 सरकारी ITI के कौशल विकास के लिए ये समझौता किया गया है, जिसमें देखिए पंजाब राज्य के जो तकनीकी शिक्षा विभाग जो कि गुरदासपुर में है और फिरोजपुर राज्य के श्री गोविंद सिंह कौशल जो चामकौर इंजीनियरिंग संस्थान, ऐसे कॉलेजेस भी जो हैं वो शामिल हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल्स हैं वो डेवलप हों, उसके लिए पंजाब सरकार ने IIT रोपण के साथ समझौता किया है। बात अगर करें पंजाब स्टेट की, पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के वर्तमान में CM का नाम है अमरिंदर सिंह और वर्तमान में गवर्नर का नाम है VP सिंह बडनौर, ठीक है। ये वर्तमान में पंजाब के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। क्लियर हो गया होगा वैसे क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो यानी करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज फॉर्मर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल
सॉरी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रीवा गांगुली दास को बनाया गया है फॉर्मर सेक्रेटरी। कहाँ का? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इसके अलावा जो रीवा गांगुली दास हैं वो वर्तमान में क्या काम करें? तो वर्तमान में ये भारत की तरफ से बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में जो है वो कार्य कर रही हैं। और इसके अलावा जो रीवा गांगुली दास हैं ये 1986 बैच की जो है वो भारतीय विदेश सेविका की अधिकारी हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो विदेश मंत्रालय यानी भारत के जो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं उनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। याद रखना एंड 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? रीवा गांगुली दास। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो पूछा है, जिसमें पूछा है रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, यानी रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट का संबंध जो है वो रणजी ट्रॉफी से है। और जो पहली रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की गई थी वो की गई थी 1934-35 में। ट्रॉफी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द, मतलब जो इंडिया में सबसे पहले जिसने इन्वेड किया था, यानी सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे, कौन घुसे थे? आर्यंस थे, ग्रीक्स थे, पर्शियंस थे या फिर अरब थे? तो सबसे पहले आर्यंस आए थे इंडिया में। तो आंसर है ऑप्शन ए। और कब आए थे? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था उस टाइम पे सबसे पहले इन्वेड किया था आर्यंस ने। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट्स इन वॉर, मतलब पहला कौन सा किंगडम था जिसने वॉर यानी युद्ध में एलिफेंट्स को यूज़ किया? तो पहला कौन सा किंगडम था? कुशाला, मगध, चंपा या अवंती? तो आंसर है इसका मगध। मगध ही पहला वो राज्य है जिसने हाथियों को यूज़ किया था युद्ध वगैरह में। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इसके अलावा ये बताना कमेंट करके कि गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या था और मदर का नाम क्या था, और गौतम बुद्ध जो थे वो मरे कहाँ पे थे, मतलब कौन सी जगह पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। इसका जो आंसर है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, यानी अगर एरिया की दृष्टि से देखें यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो वो है रशिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लगभग रशिया का जो टोटल एरिया है वो 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है वो रशिया का टोटल एरिया है। और अगर बात करें रशिया की तो पॉपुलेशन के नंबर पे ये 9th नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, और जो रशिया है वो कौन से नंबर पे है पॉपुलेशन में? 9th। एंड अगर एरिया में बात करें तो लार्जेस्ट कंट्री यानी सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। तो स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस भी हमारे 5 जो हम रोज करते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने करंट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए और स्टैटिक जीएस के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो के जो आपका PDF फाइल का लिंक है उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स।